Good morning students. This is the third part of this video of leisure time. So we have already completed all these things, the leisure time, traditional activities, board games, boat races, then martial art we have done in the second video. There are some different type of martial arts, yoga and asanas, pranayam we have already completed. There is a story, blow hot, blow cold, then theater. These parts we have already completed. Now start with the storytelling. Storytelling क्या है? Storytelling is called कथा in संस्कृत. So संस्कृत में हम स्टोरी टेलिंग को कथा कहते हैं, मतलब कहानी सुनाना, जिसे हम संस्कृत में कथा कहते हैं, और कथाई हम तमिलनाडु में से यूज़ करते हैं. लैंग्वेज डिफरेंट है, वर्ड डिफरेंट है, बट मीनिंग सेम है कि आप स्टोरी सुनाना, ठीक है. तमिलनाडु में उसे कथाई कहते हैं और संस्कृत में कथा. स्टोरी टेलिंग क्या है? एक एंशियंट आर्ट है, यानी पुरानी एक कला है, जिसमें क्या होता है कि आप नरेट करते हो, एक स्टोरी को क्या करते हो, टेल करते हो, मीन्स सुनाते हो आप एक स्टोरी को ओरली, माउथ से आप सुनाते हो. सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिटन में है, जस्ट जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कि आप स्टोरी सुनाते हो, बच्चे बैठकर स्टोरी सुनते हैं. तो यहाँ पर ये जो स्टोरी टेलिंग है, जो लेजर टाइम कुछ बच्चों का होता है कि उन्हें स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, तो ये उनका लेजर टाइम भी हो सकता है. तो पुराने टाइम पे स्टोरी टेलिंग एक ऐसी आर्ट थी जिसमें क्या होता था, लोग बैठकर स्टोरी को सुनते थे. स्टोरी सुनने से क्या होता है, ये एक्सपोज करती है लिसनर्स की, मतलब क्या करती है, जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, उसकी रिचनेस ऑफ डिफरेंट थीम्स को बढ़ाती है. ठीक है. कल्चर, लैंग्वेजेस, मतलब आपको कई कई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं. जैसे अगर आप स्टोरी सुनते हो तो आपको बहुत सारी थीम्स पता चलती हैं. सपोज़ किसी थीम से रिलेटेड बेस्ड कोई स्टोरी है कि आपको ऑनेस्टी से रिलेटेड है, कि ईमानदारी रखनी है, कोई ऐसी स्टोरी जिसमें आपको ऑनेस्टी टीच की जाती है, या किसी कल्चर के बारे में है कि इस कल्चर में इस टाइप की फेस्टिवल्स, ओकेशंस सेलिब्रेट किए जाते हैं. लैंग्वेजेस आपको मिलती हैं, जैसे अभी हम रीड कर रहे हैं तो आपको एक नया वर्ड समझ में आया कि कथाई जो है, तमिलनाडु में कथाई का मीनिंग होता है स्टोरी सुनाना, और संस्कृत में कथा. मे भी संस्कृत का आपने सुना हो, बट कथाई आपने शायद नहीं सुना होगा. सो तमिलनाडु में इसे कथाई कहा जाता है अगर कोई स्टोरी सुनाता है तो जैसे आपने अभी देखा, ऐसे ही स्टोरी जब आप सुनते हो तो कुछ नई लैंग्वेजेस, कुछ नए वर्ड आपको सीखने को मिलते हैं, कल्चर आपको सीखने को मिलता है, बहुत सारी थीम्स है उसके बारे में पता चलता है कि वो किस से रिलेटेड वो स्टोरी सुना रहे हैं. इट हेल्प्स द चिल्ड्रन टू डेवलप इमेजिनेशन. मतलब ये क्या करता है, आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाता है. इमेजिनेशन मतलब आप माइंड से जो भी थिंकिंग करते हो, जो पिक्चर्स आपके माइंड में होती हैं, जो सोचते हो आप, उस इमेजिनेशन पावर को ये बूस्टअप करता है. हमारे पास बहुत सारी स्टोरी हैं, ग्रेट एपिक्स हैं. एपिक्स मतलब कथाएं हैं हमारी बहुत सारी, जैसे रामायणा और महाभारता. रामायण और महाभारत बहुत फेमस हैं, आपने सुना है श्री राम भगवान जी के बारे में. महाभारत में है कृष्ण जी के बारे में कि कैसे अर्जुन और कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ. तो बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट, यानी ऐतिहासिक ऐसी चीज़ें हैं, इवेंट यानी घटनाएं हैं जो बहुत फेमस है, और वहाँ पर फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में भी, जैसे श्री राम के बारे में, यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के बारे में, अभिमन्यु, बहुत हैं पर्सनालिटी बहुत सारी हैं जिनके बारे में आपको इन चीज़ों के बारे में सुनने को मिलता है. द नरेटर यूज़ अ वेराइटी ऑफ एक्सप्रेशन. जब कोई नरेटर है, मतलब कोई स्टोरी सुनाने वाला है, वो क्या करता है, बहुत सारे वेराइटी के, मतलब डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेशंस भी बनाता है, फेस के एक्सप्रेशन भी बनते हैं. वॉइस मॉड्यूलेशन भी होता है. वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है? वॉइस मॉड्यूलेशन का मीनिंग होता है कि आप वॉइस में क्या होते हो, एकदम से हाई पिक लेते हो और एकदम से लो पिक लेते हो. दैट मीन्स कि आप नॉर्मल हो, एकदम से शाउट करते हो, और एकदम से आपकी वॉल्यूम बहुत धीमी हो जाती है. तो जो वॉल्यूम है आपकी, उसमें जो आप तेज़ी लाते हो और एकदम से उसको स्लो कर देते हो, वो है आपका वॉइस मॉड्यूलेशन. मतलब ऊपर और नीचे उस पिच को ऊपर नीचे करना अपनी वॉइस की. देन थीम्स. ठीक है, थीम्स तो हमने अभी जस्ट देखा था कि इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है, या जो भी नरेटर है अगर स्टोरी सुना रहा है तो वो एक्सप्रेशन का भी यूज़ करता है और वॉइस मॉड्यूलेशन का भी यूज़ करता है. ठीक है, एकदम से तेज़ी से बोलेगा, एकदम से लाउड बोलेगा और एकदम से स्लो वॉइस में बोलेगा.
थीम्स के बारे में बताएगा, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जिससे आप एंटरटेन हो जाओ, तभी तो आपको इंटरेस्ट आएगा स्टोरी सुनने में। तो ये बहुत सारे इंटरेस्ट आपके किसी भी टाइप में हो सकते हैं। दे कैन मे बी पपेट्स, ठीक है, आपको पपेट्स के थ्रू, जैसे कठपुतलियों के थ्रू एक छोटा सा स्टेज बनाया, उस पर कठपुतली का कोई नाटक किया, उसके थ्रू आपको कुछ स्टोरी सुनाना शुरू किया, या सॉन्ग के थ्रू आपको स्टोरी सुना दी कोई, या फिर कोई म्यूज़िक चला दिया, या लाइट्स वगैरह हैं, इनके साथ इनका सबका यूज़ करके मे बी आपको स्टोरी सुनाए वो, कि उन्होंने अपने हैंड में कुछ डाल लिया और फिर वो आपको स्टोरी भी बोल रहे हैं और साथ में हैंड की मूवमेंट भी कर रहे हैं पपेट से, उस कठपुतली से, तो उससे आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। डू यू नो R.K. नारायण, ठीक है, वो बहुत फेमस हैं, उनको स्टोरी जो है टेलर कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे सुंदर सुंदर स्टोरीज़ लिखते हैं और सुनाते हैं। तो ये स्टोरीज़ वगैरह सुनाते थे। चिल्ड्रन लव टू रीड हिज फेमस स्टोरीज़, उनकी बहुत सारी फेमस स्टोरी हैं, जिसमें से दो बहुत फेमस हैं, मालगुडी डेज़ एंड स्वामी एंड हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो मालगुडी डेज़ एंड R.K. नारायण की स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। तो दो यहाँ पर बहुत फेमस बुक्स हैं। ये इतनी फेमस हुई जैसे कि इनको क्या किया गया, टीवी सीरियल्स के थ्रू भी इनको शो किया गया, अडेप्ट किया, मतलब अपनाया गया एज अ टीवी सीरियल। जैसे आप एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे तारक मेहता है, तारक मेहता भी एक स्टोरी टेलर हैं और वो स्टोरीज़ लिखते हैं। स्टोरी उन्होंने लिखी और एज अ उसे टीवी सीरियल के थ्रू उसे अडेप्ट किया गया है, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो तारक मेहता एक राइटर हैं जिन्होंने बुक्स लिखी और उस बुक में सारी स्टोरीज़ हैं और उन स्टोरीज़ को उन्होंने एज अ टीवी सीरियल्स में सीरियल के थ्रू उन्होंने शो करना शुरू किया। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है वो एक बुक से ही, बुक पे बेस्ड स्टोरी है, बुक में लिखी गई है एक राइटर के थ्रू, डॉक्टर तारक मेहता के थ्रू, और वही वो वहाँ पर शो की जाती है। तो ऐसे ही R.K. नारायण हैं, बहुत फेमस हैं ये भी। तो इनकी मालगुडी डेज़ जो है बहुत पुराने टाइम पर बहुत फेमस थी ये, और स्वामी एंड हिज फ्रेंड, ये दो बहुत ही फेमस स्टोरीज़। रीडिंग, हमने स्टोरी देखा, जब हमें स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, कुछ बच्चों के लिए स्टोरी एक एंटरटेनमेंट की तरह है कि उन्हें कहानियाँ बहुत पसंद है। ऐसे ही रीडिंग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना बहुत पसंद है। तो बुक्स क्या है, एक तो सबसे पहले बुक्स हमारी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। देखो, कभी भी आप जितनी भी आप बुक्स पढ़ोगे ना, आपको हमेशा नॉलेज ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ, अगर आपने वो नॉलेज ली तो आपकी कोई नॉलेज छीन लेगा। अगर आप मनी कमाते हो, ठीक है, अर्न कर रहे हो मनी, मे बी कोई थीफ जो है वो आपकी ले जाए, या आपके पास कुछ बैग है, क्लोथ्स है, वो आपसे कोई छीन ले, लेकिन जो आपकी नॉलेज है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो नॉलेज आपके माइंड में है और आपके माइंड में ही रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। और वो क्या करते हैं, वो एंटरटेन भी करते हैं, हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भी देते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। अगर आपको कोई भी टॉपिक है, आपको उसके बारे में रीड करना है, तो बुक्स बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशंस देते हैं। ये एनहेंस करता है आपकी नॉलेज को और अवेयरनेस को। आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान कितना है, आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता कितनी है, कितने आप अप टू डेट हो, इसको ये एनहेंस करता है। एनहेंस का मतलब होता है रेज़ करता है, यानी बढ़ाता है आपकी नॉलेज को और अवेयरनेस को, आपकी जागरूकता को। रीडिंग ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप इमेजिनेशन, तो मतलब आपको सोचने में भी हेल्प करता है, आपके एक्सप्रेशंस को भी डेवलप करता है, आपकी वोकैबलरी भी बढ़ाता है। मतलब आपको न्यू वर्ड्स सीखने को मिलते हैं जब आप न्यू न्यू बुक्स पढ़ते हो, तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग्स आते हैं, वोकैबलरीज होती हैं जो आपको नई सीखने को मिलती हैं। इसीलिए डू यू नो में आपके पास पेज नंबर 51 पर है एक, कि रीडिंग इज़ टू माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज़ टू बॉडी। तो रीडिंग की जो माइंड है ना, माइंड की एक्सरसाइज क्या है, रीडिंग। अगर आपको माइंड को एक्सरसाइज करानी है तो आप रीड करो, रीडिंग स्टार्ट करो। तो बॉडी के लिए क्या होगी, तो बॉडी के लिए ऑलरेडी आपको पता है, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं। और रीडिंग क्या है, आपके माइंड को भी रिलैक्स करती हैं। देन पॉपुलर लेजर टाइम वेन्यूज़। पॉपुलर मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस है इनकी लेजर टाइम की। वेन्यूज़ मतलब प्लेसेस, ठीक है, कोई प्लेस, ठीक है, जहाँ पर आप ये चीज़ें सेलिब्रेट करते हो या आप कोई भी लेजर टाइम अपना
चीज़ें इंजॉय करते हो। तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ होता है चौपाल। चौपाल क्या है? एक मीटिंग प्लेस है विलेजेस का। तो विलेजर्स हैं, बहुत सारे गांव के लोग हैं, वो एक साथ एक प्लेस पर बैठकर मीटिंग करते हैं, दैट इज़ चौपाल। तो उसे हम चौपाल कहते हैं। पुराने टाइम पर भी लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ बहुत फेमस थी और यहाँ पर भी चौपाल पर बैठना और चैटिंग करना ये भी बहुत फेमस था। लोग क्या करते थे, सुबह मॉर्निंग में अपना काम करके उसके बाद दिन भर वो बैठकर चैटिंग करते थे। और यहाँ पर विलेजेस की मैं बात करूँ तो विलेज के जो एल्डर्स हैं, यानी आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो, जो बड़े होते हैं लोग फैमिली मेम्बर्स में या गांव में विलेज में जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बैठते हैं, एक पेड़ होता है ट्री के नीचे बैठकर, और सारे लोग हैं वो डिस्कशन करते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पंच भी एक वर्ड यूज़ हुआ है, पंचाज। सो पंचाज कौन होते हैं? आपके विलेज के अंदर छोटे छोटे, जैसे अगर एक विलेज है या मैं एक बात करूँ एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे विलेजेस हैं, तो ऐसे ही एरियाज़ भी होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे एरियाज़, वार्ड्स बांटे जाते हैं। उस वार्ड से एक एक पर्सन खड़ा होता है इलेक्शन के लिए। तो जब वो सेलेक्ट होते हैं, तो सपोज़ 5 वार्ड्स हैं, तो वो 5 वार्ड जब सेलेक्ट हो जाते हैं, 5 मेंबर सेलेक्ट हो जाते हैं 5 वार्ड से, तो वो कहलाते हैं पंच, यानी कि 5 मेंबर्स। और पंच और साथ में एक उनका हेड होता है सरपंच। सो पंचास का यहाँ पर मीनिंग है कि 5 जो मेन हेड होते हैं पूरे विलेज में, कि कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है आप उनके पास जाओ, वो पांचों मिलकर एक साथ सहमति के साथ आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चौपाल एक मीटिंग प्लेस है जहाँ पर लोग बैठकर रीड करते हैं न्यूज़पेपर को। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि एक ऐसा पेड़ के नीचे बैठकर गांव में बहुत सारे बूढ़े वगैरह लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, जैसे हमारे क्रिकेट पर रेडियो पर चलाकर वो क्रिकेट सुनते हैं। और जितने भी उनके जॉयज़ हैं, सोरोज़ हैं, जितनी खुशी हैं, सोरोज़ मतलब दुख हैं, सब कुछ वो एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ऑल्सो दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स। तो वो क्या करते हैं, फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करते हैं, सब मिलकर आपस में कोई प्रॉब्लम है साथ में डिस्कशन करते हैं, और फेस्टिवल्स और जितने भी जॉयज़ हैं, उनकी हैप्पीनेस है, उनके जो दुख हैं, सॉरोज़ हैं, सबको वो एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं एंड शेयर भी करते हैं। देन लद्दाख। लद्दाख में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोल्डनेस होती है। विंटर सीजन में इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा। तो लोग क्या करते हैं, वो इस विंटर को भुलाने के लिए कि बहुत ज़्यादा ठंड है, हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट ना हो, तो इसको अपने माइंड से निकालने के लिए वो फेस्टिवल्स और रिलीजियस जो फेस्टिवल होते हैं, धार्मिक जो उनके डांस हैं या त्यौहार हैं जो भी वो मनाते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा ठंड है। वो इतने ज़्यादा एक दूसरे को बिज़ी कर लेते हैं इन फंक्शंस में, फेस्टिवल में, कि उनको ठंड महसूस ही नहीं हो पाती। वो इतनी एक्टिविटीज़ करते हैं, आप देखोगे यहाँ ओपन में वो बिल्कुल डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहाड़ हैं, माउंटेन्स है, बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर है, ठंड है बहुत ज़्यादा, इतना हार्श टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से डांस वगैरह कहते हैं, इनकी बॉडी वार्म अप रहती है, दिन भर ये फेस्टिवल्स करते रहते हैं। विंटर का पूरा जो सीज़न होता है, पूरा मंथ होता है इनका, दिसंबर जनवरी वाला, उसमें ये इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें ये क्या होते हैं, वार्म अप इनकी बॉडी होती रहती है। अगर बॉडी वार्म अप है, गर्म है, तो फिर इनको ठंड इतनी महसूस नहीं होती। इसीलिए ये इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, सब पर्सन इसमें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट कौन है? जो बुद्ध को मानने वाले हैं वो बुद्धिस्ट हैं। गौतम बुद्ध आपको पता है, ठीक है, बुद्धा जी ने हम कहते हैं, उनको मानने वाले बुद्धिस्ट हैं। वो क्या करते हैं, डांस, म्यूज़िक, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आपस में, तो ये सब चीज़ें कराते हैं, एक्टिविटीज़ वो करते हैं। और समर्स में क्या होता है, लद्दाख ईगरली वेट करते हैं किसका, पोलो और आर्चरी का। ये बहुत फेमस गेम है पोलो, मैंने आपको बताया था, हॉर्स पर बैठकर एज अ हॉकी की तरह स्टिक होती है जिससे वो खेलते हैं। आर्चरी, जैसे आप तीर धनुष की मैं बात करूं, कि एक आपके पास एरो होता है जिसमें आपके पास एक पॉइंट है जिसमें आपको उस एरो को डालना होता है। तो यहाँ पर इन गेम्स का वो यूज़ करते हैं। तो विंटर में क्या करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, डांस, म्यूज़िक, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हेल्ड करते हैं। लेकिन समर में वो क्या करते हैं, वो पोलो और आर्चरी का बहुत वेट करते हैं ईगरली, यानी उत्सुकता के साथ, जिससे कि वो इन गेम्स को देख पाएँ। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो पोलो एंड आर्चरी।
आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया है कि पोलो क्या होता है और आर्चरी गेम क्या होता है। तो इनका ये बहुत वेट करते हैं, समर्स में ये बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। देन अर्बन वेन्यू, जैसे हमने विलेजेस में देखा, विलेज का वेन्यू क्या था, चौपाल। विलेज प्लेस में क्या होता है कि आपके पास चौपाल है जहाँ पर मीटिंग करते हैं लोग बैठकर। लेकिन अर्बन एरियाज़ में यानी शहरों में क्या होता है, शहरों में ये होता है कि यहाँ पर टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, बहुत सारे पार्क होते हैं जहाँ पर बैठकर लोग आपस में बातचीत करते हैं, बैंक्वेट हॉल होते हैं, ठीक है, मार्केट प्लेसेस हैं, मार्केट में आप जा सकते हो, लाइब्रेरीज़ हैं जहाँ पर आप रीड कर सकते हो बुक्स को, कॉफ़ी हाउसेस हैं, कॉफ़ी पी सकते हो, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट्स में आप खाना खा सकते हो, कम्युनिटी सेंटर्स हैं। तो आपने यहाँ देखा होगा आपके यहाँ सेक्टर्स में कम्युनिटी सेंटर होते हैं, एक एक पर्टिकुलर सेक्टर में कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पर आप बैठकर डिस्कशन कर सकते हो। एज अ चौपाल की तरह ही हो गया, बट यहाँ पर एक आपको बिल्डिंग मिल जाती है, एक आपको रूम मिल जाता है जहाँ पर सब बैठकर, एरिया मिल जाता है जहाँ पर बैठकर आप डिस्कशन कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्टिविटीज़ के तौर पर यूज़ की जाती हैं। द मोस्ट ट्रेडिशनल लेजर टाइम एक्टिविटीज़, तो कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक हैं। कौन कौन सी हैं, प्लेइंग स्क्वैश। तो स्क्वैश आप देख सकते हो एक बंद रूम में, यहाँ पर टेनिस की तरह प्ले किया जा रहा है एक ही रूम में, बट यहाँ पर बॉल होती है, ठीक है, बॉल के साथ वो प्ले करते हैं, 2 पर्सन है, एक प्रॉपर बंद रूम है जहाँ पर वो ये खेल रहे हैं, दैट इज़ स्क्वैश। वॉलीबॉल आपको पता है, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, एरोबिक्स, विजिटिंग आर्ट गैलरीज़ की आर्ट गैलरी होती है, बहुत सारी पेंटिंग्स लगी होती है वहाँ पर, आप उनको देखने जाते हो, या फिर आपको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हो, फर्स्ट में एरोबिक है और राइट साइड पे फर्स्ट पिक्चर एरोबिक्स की है, देन सेकंड राइट साइड पर ही, लेफ़्ट साइड पर एरोबिक्स, सेकंड पिक्चर है राइट साइड, वो है आपकी बास्केटबॉल की, देन आर्ट गैलरी, हॉकी, वॉलीबॉल एंड टेनिस। तो ये 1 बाय 1 लेफ़्ट राइट से शो हो रही हैं, आप इसको आराम से पिक्चर को देख सकते हो पॉज करके। देन द लास्ट टॉपिक इज़ स्पोर्ट्स एज एंटरटेनमेंट, कि स्पोर्ट्स क्या है, एक एंटरटेनमेंट है, एक मनोरंजन की तरह कैसे यूज़ होता है। स्पोर्ट्स आपको पता है क्या होता है, गेम्स आप जो भी खेलते हो, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, पोलो जो अभी मैंने हॉर्स वाला आपको बताया था, बैडमिंटन, आर्चरी जो एक तीर होता है जिससे आप एक पॉइंट पे उस तीर को मारते हो, देन बॉक्सिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग यानी वज़न उठाते हैं। ये सब एक्टिविटीज़ हैं जो बॉयज़ के लिए भी हैं, गर्ल्स के लिए भी हैं। तो आपको ये डिफरेंट टाइप की जो स्पोर्ट्स गेम्स हैं ये आप देख सकते हो कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कुछ इंडिविजुअल गेम्स भी होते हैं और कुछ टीम गेम भी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपके पास फुटबॉल है या वॉलीबॉल है, पोलो है या फिर हॉकी है, क्रिकेट है, ये सब क्या हैं, ग्रुप में होते हैं, ये टीम गेम्स हैं। लेकिन कुछ होते हैं जैसे अब आर्चरी है, बॉक्सिंग है, तो ये एक एक पर्टिकुलर पर्सन होता है और उसके अपोजिट में कोई होता है, वेट लिफ्टिंग है, ये क्या है आपकी, ये इंडिविजुअल यानी सोलो गेम्स हैं। सोलो मतलब एक ही पर्सन इसमें इन्वॉल्व होता है और उसके साथ में एक अपोजिट वाला, तो एक ही विन होता है, 2 पर्सन होते हैं। रीसेंट टाइम पर क्या है कि बहुत सारे लोगों ने कैरियर के तौर पर स्पोर्ट्स को और गेम्स को रखा है क्योंकि उनका बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, कीन इंटरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको ये अच्छा लगता है। तो अगर आपको कुछ स्पोर्ट्स पसंद है, सपोज़ आपको चेस खेलना बहुत पसंद है, एज ए स्पोर्ट आप चेस को भी अपना ऑक्यूपेशन एज अपना सकते हो। इससे क्या होता है, देखो स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हो तो ये एक पर्सन के एंथुसियाज्म यानी कि आपको एंथुसियाज्म का मतलब होता है कि उत्साह के साथ, ठीक है, जब आप खेलते हो आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, आपको उत्साह होता है, इंटरेस्ट आता है आपका उसके अंदर, डिसिप्लिन आपके अंदर आता है, आपके फिज़िकल स्टैमिना को, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उसको वो बढ़ा देता है। मेंटल अलर्टनेस यानी मानसिक जागरूकता एक तरीके से आती है, तो आप एकदम से मूव करते हो, कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, बॉडी के अंदर, चैलेंजेस आप लेते हो तो उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप टीम में खेलते हो तो डिसिप्लिन एक होता है कि आपको सबको एक डिसिप्लिन में रहना है, एक ही टी शर्ट्स या एक ही तरीके की आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, शूज़ वगैरह सब डिसिप्लिन में होता है, लाइन से जाओगे, लाइन से आओगे। हारमनी यानी कि आप आपस में मेल जोल के साथ, तालमेल के साथ रहते हो,
एक टीम स्पिरिट होती है, यानी कि टीम की एक भावना होती है कि आप सबको, जो आपकी टीम में है, ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हो, उनकी बात मानते हो, तो एक टीम की तरह आप काम करते हो। क्रिकेट में क्या होता है, देखो एक पूरी टीम होती है, जैसे इंडिया की टीम है, तो सब में आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन है, हार्मनी के साथ वो रहते हैं। अगर वो टीम स्पिरिट नहीं होगी, अगर फाइटिंग होगी, तो अगर एक पूरी टीम में ही, बीच में एक ग्रुप में ही अगर झगड़ा हो गया, तो फिर वो स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपको टीम में चलना पड़ता है। क्रिकेट एक टीम का गेम है। बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने क्या किया, अर्न किया है नेम और फेम, यानी कि उन्होंने नाम और पैसे दोनों कमाए हैं एज अ स्पोर्ट चूज़ करके हमारी कंट्री में। तो जैसे कि एग्जांपल्स आप देख सकते हो, विराट कोहली, ठीक है, बहुत फेमस है, सानिया मिर्ज़ा, जसपाल राणा, मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, महेंद्र सिंह धोनी, एम.आर. पूवम्मा, तो ये बहुत सारे एट्सेट्रा। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने बहुत ज़्यादा नेम कमाया है एज अ स्पोर्ट इनको चूज़ करके, ठीक है, इनका ऑक्यूपेशन बनता है, तो स्पोर्ट्स इनको पसंद है, दैट्स वाई दे आर प्लेइंग। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी स्पोर्ट्स गेम जो आपको पसंद हो, चाहे वो मार्शल आर्ट हो, चाहे वो क्रिकेट हो, या फिर वेट लिफ्टिंग हो, या कोई भी स्पोर्ट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, तो अगर आपको भी बहुत पसंद है तो आप भी एज अ ऑक्यूपेशन इसे चूज़ कर सकते हो। देन द लास्ट इज़, यहाँ पर आपके पास पेज नंबर 53 बुक में आपके पास एक पिक्चर कुछ दी गई हैं जिसमें आपको फिल करने हैं, आइडेंटिफाई करना है, कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनके नेम आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। सो फर्स्ट आपको क्लियरली मेंशन है, लेफ्ट साइड पर फर्स्ट पिक्चर MS धोनी, राइट साइड पर फर्स्ट पिक्चर मैरी कॉम। देन यहाँ पर आपके पास विराट कोहली है। विराट कोहली को आप किसके साथ मैच करोगे, आपको पता है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पर लास्ट वाली जो पिक्चर है आपकी विराट कोहली। देन M.R. पूवम्मा, पूवम्मा जो है वो आपके पास, जैसे राइट साइड पर विराट कोहली थे कॉर्नर पे, ऐसे ही लेफ़्ट साइड पर कॉर्नर पे हैं M.R. पूवम्मा। सो ये हैं, बहुत फेमस हैं ये भी। और उसके बाद आपके पास है सानिया नेहवाल। सानिया नेहवाल बिल्कुल मिडल में लेफ़्ट साइड पर पिक्चर है, तो आप इनके साथ मैच कर सकते हो, या आप इनको अपनी नोटबुक के अंदर फिल भी कर सकते हो। सानिया नेहवाल आपके पास यहाँ पर सेकंड पिक्चर मिडल में लेफ़्ट साइड, और राइट साइड मिडल में जो पिक्चर है दैट इज़ जसपाल राणा। तो आप इन्हें बुक में भी फिल कर लीजिएगा, आपके पास ब्लैंक्स नीचे मेंशन है। और इसी के साथ ही हमारा यहाँ चैप्टर भी फिनिश होता है, लेजर टाइम। सो रिवाइज़ कीजिएगा चैप्टर को, जो भी हमने किया है आज, ठीक है, अर्बन हो चाहे लेजर टाइम, कोई भी एक्टिविटीज़ हो, विलेजेस की बात हो, रीडिंग बुक्स की बात हो, स्टोरी टेलिंग की बात हो, तो ये सब आप अच्छे से एक बार रिवाइज़ कीजिएगा। जो भी आपके डाउट हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे।